नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। बिहार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर बड़ी घोषणाएं की हैं, जिसको लेकर एनडीए में फिर से खलबली मच गई है। नौकरियों को लेकर और जिस तरह से जीविका दीदियों को स्थायी नौकरी देने की बात कही है और अपने उस वादे को फिर दोहराया है कि हर परिवार से, हर घर से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी। अब इसको लेकर लगातार सवाल एनडीए में छटपटाहट है कि कैसे दिया जाएगा। उनसे अर्थशास्त्र की जानकारी ली जा रही है, लेकिन यह बात पहले ही स्पष्ट कर दी है तेजस्वी यादव ने कि इसका पूरा फॉर्मूला तैयार है कि कैसे नौकरियां दी जाएंगी। और जब सरकार में नीतीश कुमार के साथ थे तो हमने नौकरियां दी भी, ये बात फिर दोहराई है तेजस्वी यादव ने। और कल एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस इंडिया गठबंधन की, जिसमें सभी घटक दलों के नेता शामिल होंगे। और इसके बाद वहां पर एनडीए में भी क्या कुछ चल रहा है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन आज जो बड़ी खबर है, क्या वादे किए हैं जो तेजस्वी यादव ने, आरजेडी की तरफ से जो वादे हैं उनका जिक्र किया है। हालांकि उनसे पूछा गया कि क्या ये इंडिया गठबंधन का है, उन्होंने कहा उसकी चर्चा होगी गठबंधन में जब ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी कल। आज क्या कुछ कहा है, क्या वादे किए हैं, अब से थोड़ी देर पहले तेजस्वी यादव की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, एक बार सुनते हैं उन्होंने कहा क्या और किस तरीके से नौकरी को एक बड़ा मुद्दा बना लिया है। रोजगार, नौकरी, बेरोजगारी, ये जो एक पिछले 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार की असफलताओं को उजागर करते हुए और एक बड़ा वादा करते हुए बिहार की जनता के सामने इंडिया गठबंधन चुनावी मैदान में उतर रहा है। सुन लेते हैं तेजस्वी यादव को, क्या कहा उन्होंने। माई बहन मान योजना के तहत तो हमने पहले भी कहा कि ये कोई कर्ज नहीं होगा। प्रति माह 2,500 सालाना और 5 साल का 1.5 लाख रुपया माई बहन योजना के तहत अपने माई और बहनों को जब तेजस्वी की सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी, तो लोगों को जो है दिया जाएगा। और हमने पहले भी अनाउंसमेंट किया है बहनों के लिए, महिलाओं के लिए, कि बेटी योजना, मां योजना हम लोग लाएंगे। बेटी योजना का बी से बेनिफिट, ई से एजुकेशन, टी से ट्रेनिंग और आई से इनकम। यानी जब से हमारी बच्चियां पैदा होती हैं इनकम तक उनके लिए अलग से एक प्रोग्राम चला जाएगा, पढ़ाई की, ट्रेनिंग की और इनकम दिलाने तक की ये व्यवस्था उन मां बहनों को हम लोग कराने जाएंगे। मां योजना भी हम लोग लाएंगे। मां योजना एम से मकान, ए से अन्न और ए से आमदनी। यानी महिला जिनके पास मकान नहीं है उनको मकान की व्यवस्था कराई जाएगी, अन्न की व्यवस्था कराई जाएगी और आमदनी की भी व्यवस्था कराई जाएगी। हम लोगों को अब बिहार की जरूरत है आर्थिक न्याय, और आर्थिक न्याय हम लोग जो है बिहार के लोगों के साथ हम लोग करेंगे। तो योजना जो महिलाओं के लिए और बेटियों के लिए ये योजना, और उसके अलावा जो एक अपने उस वादे को भी दोहराया है कि किस तरह से हर परिवार को, हर घर से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी। और इस योजना को लेकर एनडीए में पहले से ही खलबली है। इसलिए है क्योंकि रोजगार के फ्रंट पर सबसे ज्यादा कमजोर साबित हुई है बिहार की एनडीए सरकार, और केंद्र की भी एनडीए सरकार उस पर अक्सर घिरी रहती है। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। यहां तमाम दूसरे मुद्दों को चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन की ओर से जो जरूरी मुद्दे हैं, लोगों से, आम लोगों से, महिलाओं से और पिछड़ों से जुड़े मुद्दे हैं, उनको चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। और उसी के तहत ये जो चुनावी घोषणा है ये भी उसी में शामिल है। और बिहार में, खासतौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार में सरकारी रोजगार नहीं बल्कि वहां पर नौकरी का महत्व होता है, और उस नौकरी की मांग वहां पर जो बेरोजगार लोग हैं वो करते रहते हैं। और पिछले कुछ सालों में जिस तरह से वहां पर बेरोजगारों के साथ एक उनको अपनी मांग को लेकर उनके ऊपर जिस तरह की कार्रवाइयां हुई हैं, उससे भी युवा नाराज है। ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव की यह घोषणा काफी मायने रखती है और इंडिया गठबंधन को कहीं न कहीं मजबूती प्रदान करती है।
बिल्कुल समीर जी, काफ़ी कुछ मजबूती इंडिया गठबंधन को प्रदान करती है और ये एक तरीके से जो मोदी जी ने नीतीश कुमार के जरिए चुनाव से पहले 10,000 रुपया बंटवाया जी, ये उसकी बहुत बड़ी काट के तौर पर ये लेकर आए हैं तेजस्वी यादव। और जाहिर सी बात है कि तेजस्वी यादव के बारे में एक बात तो आम जनता जो है ये समझती है कि अगर वायदा किया गया है तो चुनाव के बाद उसको पूरा किया जाएगा, ये इस बात की गारंटी है। नीतीश कुमार की तरीके से या मोदी जी की तरीके से नहीं है कि चुनाव से पहले कहें उसके बाद कुछ नहीं हो। यूपी के लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि होली और दिवाली के वो सिलेंडर फ्री वाले आते होंगे और अभी तक नहीं आए हैं। 2022 से 2025 ये ख़त्म होने को आ गया। तो ये तेजस्वी ने एक तरीके से देखा जाए तो ये बहुत तगड़ा प्रहार जो है वो उस वोट बैंक पे किया है जिसको मोदी जी अपना मानकर चल रहे थे कि 10,000 रुपया जो खाते में डलवाया गया, तो उसको तो ये उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो जो जीविका दीदियां हैं जिनके बारे में बड़ा मचाया जाता था और मोदी जी की रैलियां होती थी, जो नीतीश कुमार उन सबको बुला के कहते थे यार उठ के खड़ा होइए, इनको नमस्ते कीजिए और इनको धन्यवाद कीजिए, ये सब जो करते थे। तो ये बहुत बड़ी जो है जीविका दीदियों के लिए जो किया और घोषणा स्थायी किया जाएगा और 30,000 रुपये प्रतिमाह की गारंटी भी दी है। जी हाँ। मतलब तनख्वाह की। तो ये एक बहुत बड़ा एक तरीके से देखा जाए तो उन्होंने किया है। और जिस तरीके से वो माई बहन योजना के लिए अपने बता रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं कि किस तरीके से माँ बेटी योजना कितना कितना दिया जाएगा माँ बेटी योजना में, तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो माना जा सकता है। जैसे उनका कहना है कि प्रतिमाह 2,500 रुपये है और सालाना 30,000 और 5 साल का 1.5 लाख रुपया जो है माई बहन योजना के तहत महागठबंधन की सरकार बनने पर दिया जाएगा। तो ये साफ तौर पर वो कह रहे हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा और इसी से बीजेपी और एनडीए जो है वो बुरी तरीके से उनमें खलबली मच गई है तेजस्वी की इस घोषणा को लेकर। बिल्कुल, इस घोषणा को लेकर और ये लगातार अब जो बीजेपी के नेता है, जेडीयू के नेता है, उनकी तरफ से ये बयान आ रहे हैं कि आखिर इसको कैसे पूरा किया जाएगा। और आरजेडी या इंडिया गठबंधन में साफ तौर पर यह कहा गया कि जब वो नीतीश कुमार की सरकार में कुछ समय के लिए शामिल थे तो इसको पूरा किया गया है। जो वादा किया गया था नौकरियों का उसको पूरा किया गया है और इसको भी अगले 5 साल में अगर सरकार बनती है तो उसको पूरा किया जाएगा। लेकिन पिछले 20 साल से सरकार में होने के बाद नीतीश कुमार भी अब वादा कर रहे हैं कि अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरी दी जाएगी, पर उनसे पूछा जा रहा है कि पिछले 20 साल में कितनी नौकरियां दी गई। या फिर केंद्र सरकार में अगर पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चुनाव से पहले हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, कितनी उनमें से दी गई, यह सवाल पूछा जा रहा है। और आरजेडी इस मामले में या इंडिया गठबंधन इस मामले में कहीं ना कहीं मजबूत दिख रहा है, क्योंकि जब कुछ समय के लिए वो सरकार में रही बिहार में तो फिर इस वादे को पूरा किया गया था और नौकरियां वहां पर बांटी गई थी, दी गई थी। तो यह एक बड़ा मुद्दा है। अब इसको लेकर निश्चित तौर पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन बीजेपी और जेडीयू का जो जोर है, चूंकि मुद्दों की कमी है, एंटी इनकम्बेंसी केंद्रीय स्तर पर भी है, राज्य स्तर पर भी है, इसलिए वो अब 20 साल पहले के 15 साल के शासनकाल का जिक्र कर रहे हैं। और उस शासनकाल का जिक्र इस तरीके से कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था बहुत खराब थी, लेकिन कानून व्यवस्था मौजूदा सरकार की वो अपने आप में एक बड़ा चुनावी मुद्दा बना हुआ है। अमलेंदु जी, बहुत बड़ा चुनावी, हाँ बिल्कुल, चुनावी मुद्दा कानून व्यवस्था एक बना हुआ है। और कानून व्यवस्था के मोर्चे पर जिस तरीके से नीतीश कुमार फेल हुए हैं, ये एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है निश्चित तौर पर। और काफ़ी घिरी हुई बीजेपी और एनडीए जो इस पर दिखाई पड़ रहा है। और आज तेजस्वी यादव ने जो घोषणाएं की हैं समीर जी, वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इधर अशोक गहलोत और कृष्णा अल्लावरू वो पहुंच चुके हैं पटना, और वो इस समय जो है वो तेजस्वी यादव के निवास पर पहुंचे हैं अभी अभी, बिल्कुल एक मिनट पहले आया है। तो महागठबंधन के कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है उसको लेकर बातचीत होगी और कल के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक संयुक्त अभियान शुरू होगा। तो अब जब वहां पर पहुंचने से पहले जो कहा है अशोक गहलोत ने, आज उनका जो पटना का कार्यक्रम था और वहां जाते समय वहां उससे पहले उन्होंने पत्रकारों से बात की है, सुन लेते हैं क्या कहा है। और आपको बताया जैसा है हमने कि कल इंडिया गठबंधन की एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उसमें जो साझा चुनावी घोषणा पत्र है उसका भी जिक्र किया जाएगा। निश्चित तौर पर ये जो आज आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने घोषणाएं की हैं ये भी उसमें शामिल है और कुछ दूसरी घोषणाएं भी उस संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में की जाएंगी। उसी की तैयारी के लिए वहां पर अशोक गहलोत गए हुए हैं। सुनते हैं क्या कहा क्या है अशोक गहलोत ने। महागठबंधन में 5 सीटों पर नई बात नहीं है। किसी भी प्रदेश में अगर एलायंस होगा तो कुछ सीटों पर
बहुत ज्यादा ही आ गया, ऐसा आ गया जैसे पता नहीं चला हो गया गठबंधन का क्या होगा, ऐसी स्थिति है नहीं। तमाम काम बहुत स्मूथली चल रहे हैं। आपको खुद को मैं ऐसे होगा 1-2 दिन के अंदर जो भी कंफ्यूजन है तमाम सब स्पष्ट हो जाएंगे। सर ये फ्रेंडली फाइट कही जाएगी महागठबंधन की 12 नहीं, आपकी समय कुछ पता नहीं कितना रहेगा। अभी तो कल शाम तक का वक्त है। मैंने 243 सीटें हैं, उसमें 5 सीटों पर कार्यकर्ता भी उत्साह में होते हैं, लोकल परिस्थिति होती है और फ्रेंडली फाइट अगर माना जाता है तो कई राज्यों में जहाँ अलायंस हुए हैं वहाँ ये संभावना होती है, तो इसको बहुत बड़े रूप में देखने होता है। और सर ये एनडीए में नहीं हुई सर, एनडीए में नहीं हुई और यहाँ महागठबंधन में हो गया सर, स्थितियाँ सर कैसे लोग समझे कि सब कुछ सही है? ज्यादा झगड़े हैं। मैं कुछ कहना चाहूँगा। तो तेजस्वी यादव के से आज मुलाकात हो रही है अशोक गहलोत की, और उससे पहले तेजस्वी यादव ने महत्वपूर्ण घोषणा की है। कल संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर ये जो नौकरी और रोजगार को लेकर घोषणाएं हो रही हैं इंडिया गठबंधन की तरफ से, वो योजनाएं जो कैश बांटा गया है चुनाव से ठीक पहले, जिसको खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेवड़ी कहते हैं, उन रेवड़ियों पर बहुत ज्यादा भारी पड़ती दिखाई पड़ रही। हाँ, ये रेवड़ियों के ऊपर गुड़ की भेली डाल दी है तेजस्वी यादव ने, तो रेवड़ियाँ कौन लेगा जब गुड़ की भेली सामने है। समीर जी साफ तौर पे समझाया सकता है। तो अब ये एक बड़े वायदे हैं तेजस्वी यादव के, और जैसा कि तेजस्वी यादव ने पिछले चुनाव में भी घोषणा की थी कि 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी, तब यही नीतीश कुमार जो थे वो बहुत अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे कि अपने बाप के घर से लाएगा, कहाँ से लाएगा। बीजेपी बड़े सवाल उठा रही थी। अब फिर बीजेपी जो है कह रही है, संजय झा कह रहे हैं कि साहब ये वैज्ञानिक उनको अर्थशास्त्री को बुला लीजिए, मालूम करा लीजिए कहाँ से पैसा आएगा। अरे भाई, जब तो उस समय भी आप यही कह रहे थे, फिर आपने ही मतलब आपसे ही दिलवाया ना। 17 महीने में 5.5 लाख नौकरियां देनी पड़ी नीतीश कुमार को, जो कि दबा कर बैठे हुए थे, और बिना किसी एक पैसे के भ्रष्टाचार के मिली। और उसके बाद जो नौकरियां आई भी तो उसमें फिर पर्चे लीक और ये सारी चीज़ें घपले हुए, भ्रष्टाचार के आरोप लगे। 5.5 लाख नौकरियों में एक नौकरी पर भी किसी भी तरीके का कोई भ्रष्टाचार का आरोप भी नहीं लगा। तो ये जिस तरीके से किया, तो उसी तरीके से ये घोषणा जो है उसको माना जा रहा है कि तेजस्वी ने बड़ी घोषणा करके बाजी मार ली है। जी बिल्कुल, बाजी मार ली है। और सुन लेते हैं, उन्होंने कहा भी कि जो जीविका दीदियां हैं उनको लेकर काफी दिनों से उनके मन में ये चल रहा था और प्लानिंग की जा रही थी कि कैसे इनके हित के लिए, इनके फायदे के लिए, इनको स्थायी करने के लिए काम किया जाए, और अब उसकी आज घोषणा की गई है। तो सुनते हैं कहा क्या तेजस्वी यादव ने। और ये एक तरीके से एक बड़ा अब चुनावी मुद्दा बन रहा है, क्योंकि इसकी काट के लिए एनडीए के पास कुछ नहीं है। अगर कोई बड़ी घोषणा करते भी हैं तो यह सवाल भी पूछा जाएगा कि 20 साल में आपने क्या किया है। हालांकि कल नीतीश कुमार ने भी घोषणा की है कि अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, लेकिन अब यह पूछा जा रहा है कि पिछले 20 साल में कितनी दी गई है, उसका हिसाब दिया जाए। सुन लेते हैं तेजस्वी यादव ने जीविका दीदियों को लिए जो कहा, और हर घर से जहां पर जिनके पास सरकारी नौकरी नहीं है उनको कैसे सरकारी नौकरी दी जाएगी, उसको फिर से दोहराया है। आप लोगों के बीच जैसे हमने पहले एक ऐतिहासिक घोषणा की थी, वो घोषणा यानी जिन परिवारों के पास सरकारी नौकरियां नहीं हैं उन परिवारों में एक सरकारी नौकरी हमारी सरकार बनने पर दी जाएगी। यानी 20 दिनों के अंदर हम लोग अधिनियम बनाएंगे, कानून बनाएंगे और 20 महीने में इस प्रक्रिया को जो है पूर्ण करेंगे। आज आप सब लोग यहाँ आए हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। ये ऐतिहासिक पल है, जो एक ऐतिहासिक घोषणा हम करने जा रहे हैं। ये हमारा प्रण है और जो कह रहे हैं वो जरूर ये होगा, और कर करके हम लोग दिखाने का काम करेंगे। आप सब लोग जानते हैं जीविका दीदियां का जितना शोषण हुआ है इस सरकार में, शायद ही कहीं हुआ होगा। जितना इस्तेमाल इन लोगों को किया गया है, जितना अन्याय जीविका दीदियों के साथ किया गया है, और कहीं नहीं किया गया। तो आज हम लोग कई जगह हम लोग घूम करके आए थे यात्रा में, और हर जगह जीविका दीदियों की समूह
हमको मिलती थी, अपना मेमोरेंडम देती थी, और ये उनको उम्मीद थी कि तेजस्वी जब आएंगे तो आप ये जरूर आप कीजिएगा सरकार में आने के बाद, सभी जीविका दीदियों के प्रति हमारा सम्मान है और हक दिलाना, न्याय करना हमारी जिम्मेवारी है। उन सभी जीविका दीदियों की बात को सुनकर के हम लोगों ने राय मशवरा करके, अध्ययन करके, साइंटिफिक तौर पर हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जितनी जीविका सीएम दीदियां हैं यानी कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हैं, उन सभी सीएम दीदियों को स्थायी कर उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर उनके वेतन को 30,000 प्रति माह हम लोग करेंगे। ये कोई मामूली घोषणा नहीं है, ये कई वर्षों से हमारी जीविका दीदियों की मांग रही है कि जीविका दीदियों को स्थायी किया जाए। आज कोई काम होता है गांव में, देहात में, शहरों में, बिना जीविका दीदी के वो काम संपन्न नहीं हो पाता, लेकिन उनको मिलता क्या है? कुछ नहीं। तो इसलिए हम लोगों की जवाबदेही है, जिम्मेदारी है। तो एक बड़ी घोषणा है, महत्वपूर्ण घोषणा, और ये ऐसी घोषणा है जिस पर एनडीए सरकार घिरी हुई है। इस तरीके से न तो इस तरह की वो घोषणा कर पा रही है और न ही इसको वो जस्टिफाई कर पा रही है कि पिछले 20 साल में उन्होंने बिहार में कितने रोजगार दिए, कितने लोगों को नौकरियां दी हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण ऐलान है आरजेडी का, और निश्चित तौर पर ये इंडिया गठबंधन का। कहा भी नीतीश कुमार ने कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर ये सारी चीजें की जाएंगी। जी, माफ कीजिएगा, तेजस्वी यादव ने। और उसको जो ये जीविका दीदियों की जो तनख्वाह है, एक तो उनको सरकारी कर्मचारी बनाया जाएगा और उनकी तनख्वाह 3 गुना बढ़ा दी जाएगी, 30,000 रुपए कर दी जाएगी। पहले ही हर परिवार से जिनके पास सरकारी नौकरी नहीं है, वहां से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी, ये ऐलान कर चुके हैं। आज फिर उसको उन्होंने दोहराया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए इन मुद्दों के बजाय दूसरे मुद्दों की ओर जा रही है और तमाम तरीके की रणनीति बना रही है। और ऐसी रणनीति जिसको षड्यंत्र कह सकते हैं, पहले भी बनाई, जिसका खुलासा खुद चिराग पासवान कर चुके हैं जो एनडीए गठबंधन के साथी हैं, और अभी भी वो सारी चीजें चल रही हैं। आरोप लग रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह पटना में बैठकर धमकाकर उन्होंने लोगों के, दूसरी पार्टियों के और जो बागी जो चुनाव लड़ रहे हैं उनसे जबरन नाम वापस करवाए हैं, इस तरह के आरोप। और प्रशांत किशोर ने तो सीधे सीधे ये आरोप लगाए हैं कि उनके कैंडिडेट्स को धमकाकर उनसे पर्चा वापस लेने के लिए दबाव डाला गया है। हाँ, बिल्कुल ये आरोप लगाए हैं कि पर्चा वापस लेने के लिए दबाव डाला गया, और वो तो सीधे सीधे अमित शाह का नाम ले रहे हैं प्रशांत किशोर। और वो फोटो दिखा रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि देखिए कि अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान के साथ उनके प्रत्याशी जो है वो बैठे हुए हैं और दिन भर उनको बंधक बना के रखा गया। यानी एक तरीके से अपहरण का आरोप जो है वो लगा रहे हैं अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर, और कह रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है कहां सोया हुआ, कहां खोया हुआ है, कि हमारा प्रत्याशी जो उसका अपहरण कर लिया गया और केंद्रीय मंत्रियों ने किया और दिन भर उसे बैठाए रखा, नामांकन नहीं करने देना है, और चुनाव आयोग खामोश है। तो एक बड़ा आरोप ये प्रशांत किशोर की तरफ से लगाया गया है, जिसका अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया है, और चुनाव आयोग ने भी नहीं कहा है कि ये मिसलीडिंग है। जी हाँ, वरना तुरंत मिसलीडिंग का तो उसका ठप्पा तुरंत लगा देता है, ठप्पा लगा देता है। तो ज्ञानेश कुमार गुप्ता की मिसलीडिंग वाली मोहर जो है वो कहीं खो गई है प्रशांत किशोर के इस वीडियो के ऊपर। जी बिल्कुल, तो सुन लेते हैं कहा क्या है प्रशांत किशोर ने और किस तरीके से उनके उम्मीदवारों को धमकाया गया और उनसे नाम वापस लेने के लिए और नामांकन न करने के लिए उन पर दबाव बनाया गया। सीधे तौर पर कह रहे हैं कि उनको किडनैप किया गया है। सुन लेते हैं कहा क्या है। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी प्रशांत किशोर ने दी है, जो जनसुराज पार्टी के नेता हैं। बक्सर लोकसभा क्षेत्र के ब्रह्मपुर में लोजपा के एक बहुत बड़े बाहुबली नेता हुलास पांडे जी चुनाव लड़ रहे हैं। जरा सुनिए ये लोग कैसा कैसा राजनीति करते हैं। बिहार में स्वच्छता की बात कर रहे हैं। एनडीए का उम्मीदवार कौन है? लोजपा के हुलास पांडे। उनकी छवि क्या है वो आप हमसे बेहतर जानते हैं। वहां से ये जनसुराज के प्रत्याशी हैं डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी। देख लीजिए पटना में बहुत बड़ा नेत्र अस्पताल चलाते हैं।
और इनका चेहरा देख लीजिए कि एक दबाव में इन्होंने टिकट लिया है कि खुशी खुशी लिया है। ये देख लीजिए, इन्होंने जनसुराज का टिकट लिया, जनसुराज ने इनको उम्मीदवार बनाया। 3 दिनों तक इन्होंने सक्रियता से वहां प्रचार किया, लेकिन कल जब नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख था, परसों रात तक ये साहब अभियान में लगे हुए थे, प्रचार कर रहे थे, और कल सुबह में अचानक से भाई साहब ने अपना उम्मीदवारी, अपना नामांकन वापस लिया है। और वापस लेने के पीछे का चित्र देख लीजिए। उन्होंने एक चित्र जारी किया है कि जहां पर डॉक्टर साहब अपना नामांकन वापस ले रहे हैं, हम चित्र जारी कर रहे हैं। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान है और यही डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी हैं। इनके घर पर बैठ के इनको देखिए क्या किया जा रहा है। आपने भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में ये नहीं देखा होगा कि चुनाव घोषित होने के बाद जो उम्मीदवार है, आधिकारिक तौर पे जो उम्मीदवार है, उससे पार्टी का कार्यकर्ता नहीं, लोकल नेतृत्व नहीं, भाजपा के केंद्र में मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। ये देखिए, हाथ मिला रहे हैं भाई साहब इस डॉक्टर के घर पर बैठ के। इसको दबाव देकर जबरदस्ती इनसे चुनाव में इनका नामांकन वापस लिया गया है। मेरे भाई, लोजपा के एक बाहुबली नेता को बचाने के लिए, वहां के एक जनसुराज के सभ्य डॉक्टर के उम्मीदवारी को खत्म कराने के लिए आप इतनी ताकत लगा रहे हैं, तो पूरा बिहार को ये देखने, जानने, समझने की जरूरत है कि जनसुराज के लोग भाग रहे हैं कि यहां खुलेआम गुंडागर्दी की जा रही है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। आप बताइए, आप में से कोई भी आदमी, आप सारे पत्रकार, यहां देश के भी पत्रकार हैं, पूरे देश के इतिहास में, लोकतांत्रिक इतिहास में आप दिखा दीजिए कि जहां किसी दूसरे पार्टी का घोषित उम्मीदवार, उसके साथ भारत के केंद्रीय मंत्री बैठकर उसको डराकर, समझाकर, कोर्स करके उससे उम्मीदवारी वापस लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ये चित्र आपके सामने जारी कर रहे हैं। ऐसी गलती इन्होंने सूरत में की थी लोकसभा चुनाव में। आपको याद होगा, जब ये लोग 400 पार का नारा दिए थे, तो सूरत में सारे दलों के प्रत्याशियों का नामांकन वापस ले लिया गया था। इस स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि सूरत में भाजपा का प्रत्याशी बिना चुनाव लड़े ही जीत कर आ गया, लेकिन जनता ने उसका करारा जवाब दिया। जो 400 सीट का दावा कर रहे थे, उनको 240 पर निपटा दिया। तो बिहार की जनता को आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि एक सरेआम लोकतंत्र की धज्जी उड़ाई जा रही है, सरेआम उम्मीदवारों को धमकी दी जा रही है, उनको घरों में बंद किया जा रहा है, और बंद करने वाले लोग कोई स्थानीय नेता नहीं है, गुंडा बदमाश मवाली नहीं है। यहाँ के भारत के दूसरे मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बैठकर देखिए चाय नाश्ता कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब बताइए, कोई एक डॉक्टर हिम्मत करके बिहार की व्यवस्था को सुधारने के लिए खड़ा हुआ है, आप उसका हौसला अफजाई नहीं कर रहे हैं, आप उसका विरोध कर रहे हैं। यहां तक तो ठीक है, लेकिन आप उसके घर पर बैठ के उस पर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक दबाव बना रहे हैं, उसको धमका रहे हैं। ये कहां तक ठीक है? ये बिहार की जनता को देखने और समझने की जरूरत है। स्कूल का बस्ता छाप पर बटन दबाएं। तो ये उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है और सीधे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर कि कैसे वो बैठकर, और उन पर दबाव डाला गया कि वो अपना नामांकन वापस ले लें। गृह मंत्री अमित शाह पर भी आरोप लग रहे हैं, तमाम दूसरी पार्टियों के नेताओं के और कुछ जो बागी उम्मीदवार हैं, और कहा जा रहा है कि धमकाकर 50 से ज्यादा बागी उम्मीदवारों के नाम वापस करवाए गए, उन पर यह दबाव डाला गया कि वो नाम अपना वापस ले लें। तो ये जो खेल चल रहा है, और इसकी शिकायत चुनाव आयोग से भी की जा रही है, लेकिन चुनाव आयोग को ये सारी चीजें नहीं दिख रही। और जैसा कहा अमलेंदु जी ने कि मिसलीडिंग भी इस खबर को अभी तक नहीं बताया है चुनाव आयोग ने, लेकिन ये बहुत गंभीर मामला है कि कैसे वहां पर लोगों को चुनाव लड़ने से ही रोकने की कोशिश की जा रही है। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल चुनाव लड़ने की जो जिस तरीके से कोशिश की जा रही है, ये साफ तौर पर समीर जी समझा जा सकता है कि
इसका मतलब एनडीए में घबराहट बहुत ज़्यादा है। अगर एक ऐसी पार्टी जिसका भी कुछ पता ही नहीं है कि उसे कितने वोट मिलेंगे, नोटा से कम मिलेंगे कि नोटा से ज़्यादा मिलेंगे, अगर उसके कैंडिडेट भी इस तरीके से बैठाए जा रहे हैं तो ये साफ तौर पे समझा जा सकता है कि बीजेपी में और एनडीए में बहुत ज़्यादा जो है वो घबराहट देखने को मिल रही है। ये बिल्कुल साफ तौर पर समझा जा सकता है। और ये घबराहट ऐसे ही नहीं है, ये घबराहट निश्चित तौर पर इसी बात की है कि तेजस्वी यादव जिस तरीके से घोषणाएं कर रहे हैं, महागठबंधन जिस तरीके की तैयारियां कर रहा है, राहुल गांधी ने जिस तरीके से वोटर अधिकार यात्रा निकाली, उसका जो असर है, उसका जो इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, वोट चोरी का मुद्दा बहुत तेजी से उठ रहा है कि नरेंद्र मोदी वोट चोरी के जरिए सरकार बनाना चाहते थे। इन सारे मुद्दों से बीजेपी खुद को बहुत ज्यादा घिरा हुआ महसूस कर रही है और इसीलिए इस तरीके की हरकतें की जा रही है, जैसा कि प्रशांत किशोर आरोप लगा रहे हैं। हमें नहीं मालूम कि प्रशांत किशोर के आरोपों में कितनी सत्यता है और कितनी नहीं है, लेकिन ना तो चुनाव आयोग ने इसका कोई खंडन किया है, ना अमित शाह ने खंडन किया है, ना धर्मेंद्र प्रधान ने खंडन किया है, ना बीजेपी ने इसका कोई खंडन किया है। तो इसलिए प्रशांत किशोर के आरोप जब तक कि उन पर कोई खंडन नहीं आया था तब तक वो विवादों में नहीं है। इसका मतलब कि मौन स्वीकृति प्रशांत किशोर के आरोपों को बीजेपी चुनाव की तरफ से है। जी बिल्कुल, और ये कहा जा रहा है जो आरोप लग रहे हैं, आरजेडी के नेता मनोज झा ने भी एक ट्वीट किया है और कह रहे हैं कि तमाम जो दूसरे तरीके हैं उनका खुलासा हो चुका है, जनता जान चुकी है, अब वो नए नए तरीके आजमा रहे हैं चुनाव आयोग के साथ मिलकर कि कैसे चुनाव जीता जाए। मनोज झा का एक ट्वीट उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले किया है और लिखा है उन्होंने कि हम सभी से विनम्र निवेदन है कि ईवीएम, मतदाता नामावली और डाक मतपत्रों में हेराफेरी जैसे आजमाए हुए तरीके अब पुराने जमाने के माने जाते हैं। चुनाव के नतीजों में हेराफेरी और हेराफेरी के नए हथकंडे अपनाए जा सकते हैं। निरंतर सतर्कता ही एकमात्र बचाव है। दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाले नेताओं के बयानों सहित हर गतिविधि पर नजर रखें। बयानों के साथ साथ मौन पर भी ध्यान दें। जय हिंद। ये बात वो लिख रहे हैं अमलेंदु जी और यहाँ प्रशांत किशोर ये आरोप लगा रहे हैं और जैसा मैंने कहा कि इस पर मौन जो है वो भी इसकी स्वीकारोक्ति है। बिल्कुल यही बात मनोज झा भी कह रहे हैं कि जो मौन जो है कि इसमें मौन भी स्वीकारोक्ति, तो यानी जो आरोप लग रहे हैं उस पर अगर मौन है बीजेपी का तो ये भी उसी की स्वीकारोक्ति है कि ये आरोप बिल्कुल सही है, ये समझा जाए। वरना अमित शाह को स्पष्ट करना चाहिए कि उन्होंने नहीं धमकाया, धर्मेंद्र प्रधान को स्पष्ट करना चाहिए कि उन्होंने किसी प्रत्याशी को नहीं धमकाया, इन्होंने खुद अपने वापस लिए। लेकिन यहाँ एक बात और भी है समीर जी कि ये प्रशांत किशोर तो दूसरों को कह रहे थे कि ये 9वीं फेल है कि 10वीं फेल है, यहाँ तो इनके डॉक्टर और वकील वो सब नामांकन वापस ले ले रहे हैं धमकी में आकर। तो जाहिर सी बात है कि अगर किसी को बुलाकर अमित शाह अपने पास बैठा लें या धर्मेंद्र प्रधान अपने पास बैठा लें तो वो डॉक्टर हो या कुछ भी हो समीर जी, आखिर दिल तो कांपता ही है ना। हाँ, लेकिन उनको खुद ही चुनाव आयोग से शिकायत करनी थी, उन्हें कानून का सहारा लेना चाहिए था। इतनी जल्दी वो कन्विंस कैसे हो गए? अब सवाल यही उठता है कि आखिर आपके ही नेता कैसे कन्विंस हो गए कि वो किसी ने धमका दिया, बुलाकर कुछ भी कह दिया, उससे उन्होंने नामांकन वापस ले लिया। फिर चुनाव किस लिए लड़ रहे थे वो? बिल्कुल सही बात है कि चुनाव फिर आगे किस लिए लड़ रहे थे। और आपने सवाल इनके ऊपर भी है, प्रशांत किशोर के ऊपर, कि आपने क्या देखते हुए ये कहा कि इनको आपने चुना, इन लोगों को आपने क्या देखते हुए अपना प्रत्याशी चुना कि जो इतना टिक भी नहीं सकते थे। तो ये सवाल तो प्रशांत किशोर से भी उठेगा ना कि आपने ऐसे लोग चुने ही क्यों थे। तो आपके चयन के ऊपर भी जो है वो सवाल है, लोग आरोप लगा रहे हैं कि चयन में जो है वो दूसरे तरीके अपनाए गए थे, तो उसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं। तो ये है, लेकिन जो प्रशांत किशोर का आरोप है, प्रशांत किशोर किसको लाभ पहुंचाएंगे, किसको नुकसान पहुंचाएंगे, उससे हटकर जो प्रशांत किशोर ने आरोप लगाए हैं उन आरोपों पर चुनाव आयोग से लेकर अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान और बीजेपी की कोई भी किसी तरीके की प्रतिक्रिया या स्पष्टीकरण नहीं आया। जी बिल्कुल, और आरोप बहुत गंभीर है चूंकि वो चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले हैं। किसी को भी चुनाव लड़ने का अधिकार है जो उन अर्हता को पूरा करता है, एलिजिबिलिटी को पूरा करता है। लेकिन अगर कोई पार्टी, वो भी सत्तारूढ़ पार्टी, धमकाकर लोगों को चुनाव लड़ने से मना कर रही है, रोक रही है, जो आरोप प्रशांत किशोर लगा रहे हैं और भी लोग लगा रहे हैं, तो ये फिर लोकतंत्र के लिए बहुत एक गंभीर एक चेतावनी है। चुनाव आयोग इस पर खामोश क्यों है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है और उस पर एक्शन लेना चाहिए। इन आरोपों को, अगर गलत आरोप लगा रहे हैं तो उनके ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए, लेकिन आरोपों की जांच तो करनी ही चाहिए। जो भी आरोप लगाए हैं और जो चुप्पी है ये बहुत कुछ कह रही है। अगर चुप है,
कोई भी उस पर कुछ नहीं बोल रहा है, स्पष्टीकरण नहीं आ रहा है, तो माना जाएगा कि इसका मतलब कि ये आरोप सही है। बहरहाल इंतजार रहेगा कि क्या इस पर कोई बयान आता है या नहीं आता है, लेकिन चुनाव आयोग तो कम से कम खामोश नहीं रहना चाहिए, उसको इन आरोपों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये आरोप कोई छोटे मोटे आरोप नहीं है और सीधे केंद्रीय मंत्री पर आरोप लग रहे हैं और उनके साथ उनकी तस्वीरें जारी हो रही हैं। हाँ बिल्कुल, वो पहुंच चुके हैं और उनकी तस्वीरें जारी हो रही हैं और ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ये जो तस्वीरें आ रही हैं अशोक गहलोत की वहाँ पहुँचने की, और उससे पहले उनका जिस तरीके से स्वागत किया गया, कृष्णा अल्लावरू मौजूद थे, पप्पू यादव मौजूद थे वहाँ, तो वो स्वागत किया गया। उससे पहले उन्होंने बातचीत भी की मीडिया से, हमने उन्हें सुनवाया भी कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी और जेडीयू के खिलाफ महागठबंधन एक है, अशोक गहलोत ने साफ कर दिया। तेजस्वी यादव से भी जब सवाल किया गया उनका महागठबंधन में सब कुछ ठीक है और कल आपसे बात होगी इस मसले पर, यानी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होनी है उस पर बातचीत की जाएगी, ये उनका साफ तौर पर कहना था। ये सामने और इस पर जो सीपीआई एमएल के नेता हैं दीपांकर भट्टाचार्य, उन्होंने भी कुछ कहा है और गठबंधन को लेकर भी, और किस तरीके से महागठबंधन इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है और किस तरह से एकजुट है। यह जरूर है कि अभी भी कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट की बातें हो रही हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन मजबूती से सभी सीटों पर एकजुट होकर लड़ रहा है, यह कहना है दीपांकर भट्टाचार्य का। सुनते हैं क्या कह रहे हैं वो। महागठबंधन का सीएम चेहरा कौन होगा इसकी अनाउंसमेंट होगी, क्योंकि आरजेडी चाह रही है कि संयुक्त रूप से माना जाए तेजस्वी यादव को। बिल्कुल, हमें लगता है कि देखिए अभी तक औपचारिक घोषणा नहीं हुई, तो अब औपचारिक घोषणा भी हो जाएगी और बिल्कुल हो जाएगी। क्यों नहीं, इसमें तो कोई है ही नहीं, इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब एक बात हम बार बार कह रहे थे शुरू से कि इधर औपचारिक घोषणा हो चाहे ना हो, पूरे बिहार को मालूम है कि भाई इंडिया गठबंधन को जैसे ही बहुमत मिलेगा तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। और उतना ही सही है कि एनडीए वाले लाख कह दे कि नीतीश कुमार, अब नीतीश कुमार उनके मुख्यमंत्री के नहीं है। वही बात अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि कल मैंने उनसे बात की कि अब तक मैं अखिलेश प्रसाद सिंह कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री चेहरा है, कल से आपको गठबंधन के लोग और कांग्रेस के बाकी नेता भी कहते दिखेंगे, तो क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा होगी उनके नाम? मुझे तो उम्मीद है, क्योंकि वो हम लोग इंतजार कर रहे थे कि टोटल सीट शेयरिंग के साथ एक पैकेज के तौर पर कंप्लीट घोषणा एक साथ हो, तो हमें तो उम्मीद है कि घोषणा हो जाएगी। हाँ बिल्कुल। लेकिन पप्पू यादव जी राग खाने हुए हैं कि भाई तेजस्वी यादव के नाम का ऐलान कैसे होगा, अगर ऐलान हुआ तो गठबंधन को नुकसान है। तो घोषणा हो जाएगी और औपचारिक घोषणा भी हो जाएगी, लेकिन वो पूरी सभी सीटों पर इंडिया गठबंधन एकजुट होकर लड़ रहा है, ये बात कह रहे हैं दीपांकर भट्टाचार्य। और ये बात गठबंधन के दूसरे सहयोगी दल भी कह रहे हैं। अशोक गहलोत ने भी कहा, अशोक गहलोत और तेजस्वी यादव की मुलाकात भी हो रही है और लग रहा है कि कल जो ये इंडिया गठबंधन के घटक दलों की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें इन तमाम बातों का भी ऐलान कर दिया जाएगा और दूसरे जो उसका एक साझा घोषणा पत्र होगा उसका भी ऐलान किया जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। हाँ बिल्कुल, ये माना जा रहा है कि साझा घोषणा पत्र होगा और ये स्पष्ट कर दिया जाएगा कि कोई फ्रेंडली फाइट नहीं होगी और जिसके भी वापस होने होंगे प्रत्याशी वो वापस होंगे। और इस पहल हो भी चुकी है, कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी वापस लिया है, आरजेडी भी अपने 4 प्रत्याशी वापस लेगी, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं कि आरजेडी भी अपने 4 प्रत्याशी जो उसने कांग्रेस की सीटों पर उतार दिए वो वापस दिए जाएंगे। चूँकि गठबंधन जरूरी है और एकता का संदेश देना भी जरूरी है। लक्ष्य जो है कोई कम ज़्यादा सीट का नहीं है, लक्ष्य ये है कि किसी तरीके से बीजेपी को सत्ता में आने से रोका जाए, तो उसके लिए एकजुटता बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये बात इंडिया गठबंधन के सभी दलों को समझ में आ रही है, तो अब इसी पे आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से घोषणाएं की, इसको लेकर जो बीजेपी की बिलबिलाहट है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। सम्राट चौधरी जो उप मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी के नेता हैं बिहार में, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जो है तेजस्वी यादव के इस वक्तव्य पर दी है जिन्होंने आज घोषणाएं की हैं। वो हम सुन सकते हैं कि तेजस्वी सम्राट चौधरी आखिर इतने ज़्यादा उतावले क्यों दिखाई पड़ रहे हैं और भाषा की मर्यादा जो है वो भी खोते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, तो सुन लेते हैं सम्राट चौधरी को क्या कहा उन्होंने, जो तेजस्वी यादव ने जो घोषणाएं की हैं। और जैसा हम लोगों ने बताया कि ये नौकरी और रोजगार इस मुद्दे पर, इस फ्रंट पर अपने को पीछे पा रही है भारतीय जनता पार्टी और पूरा का पूरा एनडीए गठबंधन, खुद नीतीश कुमार भी, क्योंकि केंद्र में और राज्य में लंबे समय से सरकार में रहने के बावजूद लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। लेकिन अगर यहां इंडिया गठबंधन की ओर से घोषणा हो रही है तो उस पर सवाल उठ रहे हैं कि यह पूरा कैसे होगा। खैर, सुन लेते हैं प्रतिक्रिया, जानना जरूरी है सम्राट चौधरी क्या कह रहे हैं तेजस्वी यादव की इस घोषणा पर। गप मारने लोग पहले कहा कि 2 करोड़ 70 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे,
आज जिस बात की चर्चा वो कर रहे हैं, 15 साल तक उनके पिताजी माताजी ने बिहार को लूटा, बिहार की जनता देखी है। पूरे परिवार ने 1 लाख लोगों को भी सरकारी नौकरी नहीं दिया। ये पूरा बिहार जानता है। ये लोग गप मारने वाले लोग हैं और ये लोग सिर्फ सपना दिखा सकते हैं। चुनाव के समय याद होता है, चुनाव के बाद याद नहीं रहता। ये लोग सिर्फ लूटने के लिए जाने जाते हैं और बिहार को बर्बाद करने के लिए। तो ये उस 15 साल के शासन की बात कर रहे हैं लालू यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल की, जिसमें सम्राट चौधरी के पिता भी महत्वपूर्ण भूमिका में हुआ करते थे। हाँ बिल्कुल, शकुनी चौधरी जो है बड़े नेता हुआ करते थे उस समय। और जिसकी समय की बात कर रहे हैं समीर जी, उस समय इनके पिताजी नहीं, नीतीश कुमार भी शामिल हुआ करते थे उस जंगल राज में जिसकी बात कर रहे हैं, जिसमें लूटा की बात कर रहे हैं, उसमें नीतीश कुमार भी शामिल हुआ करते थे। तो उसकी बात कर रहे हैं। तो ये चूंकि देखिए विपक्ष है तो उसको अपना कुछ बात कहना है, लेकिन ये इनका इस तरीके से बताना जो है, इस तरीके से भाषा की मर्यादा खोना, ये साबित करता है कि बीजेपी में और एनडीए में जबरदस्त खलबली मच गई है चिराग पासवान की, अब उनकी तेजस्वी यादव की आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो घोषणाएं की है तेजस्वी यादव ने, इसकी काट बीजेपी के पास या एनडीए के पास दिखाई नहीं पड़ रही है। वरना भाषा की मर्यादा खोने की बजाय ये बताना चाहिए था बीजेपी को और एनडीए को कि वो जनता के लिए क्या लेकर आ रहे हैं, क्या उनका कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, क्या उनका कोई साझा घोषणा पत्र होगा, क्या जिस तरीके से मोदी की गारंटी लोकसभा चुनाव में दी गई थी, इस तरीके की गारंटी मोदी की इस चुनाव में भी कुछ होगी कि नहीं होगी। ये सवाल आना चाहिए था। भैंस छीन कर ले जाएंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे, इस तरह की बातें कब शुरू होंगी ये भी बताना चाहिए। होंगी वो, जी हाँ, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगी, लेकिन अभी उसका समय नहीं आया। तो कब समय आएगा ये भी बताया जाए कि भैंस कब खुलेगी और मंगलसूत्र कब छीने जाएंगे, ये भी बताए बीजेपी। अभी तो कोशिश हो रही है कि जो नुकसान पहुंचाने वाले कैंडिडेट हैं, चुनाव लड़ने वाले, उनको कैसे रोका जाए चुनाव लड़ने से। और जो आरोप लगा रहे हैं प्रशांत किशोर की, उनके उम्मीदवारों को नाम वापस लेने के लिए जबरन दबाव डाला जा रहा है बीजेपी के बड़े नेताओं की तरफ से। और वहां गृह मंत्री अमित शाह पर भी आरोप लग रहे हैं कि वो जो तमाम बागी नेता जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको धमकाया है उन्होंने, और धमकाकर नाम वापस लेने के लिए उन पर दबाव डाला है। तो ये सारी चीजें ये दिखा रही हैं कि कैसे बीजेपी वहां पर और एनडीए चुनाव लड़ रहा है। और बीजेपी के नेताओं का बयान जो तेजस्वी यादव की घोषणाओं पर है वो बहुत हैरान करने वाला है कि आखिर उनको इतनी हैरानी कैसे है, उनको आश्चर्य कैसे हो रहा है कि ये चीजें पूरी नहीं हो सकती हैं। इससे साफ जाहिर है कि ये चीजें लोगों को नौकरी देना, रोजगार देना, ये बीजेपी के एजेंडे में नहीं है। तभी उनको इतने आश्चर्य के साथ वो देख रहे हैं कि कैसे मिल सकता है रोजगार लोगों को। हाँ बिल्कुल, उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा कि रोजगार कैसे दिया जा सकता है, जबकि समीर जी एक जो कल्याणकारी राज्य होता है उसमें सरकार की जिम्मेदारी है कि सबको जो है रोजगार मिले, सबको स्वास्थ्य मिले, सबको शिक्षा मिले, और सरकार की जिम्मेदारी। लेकिन वो किसी भी तरीके से इसको पूरा करते हुए नजर नहीं आते हैं और बैक फुट पर बीजेपी इस तरीके से नजर आती है। क्योंकि आप केंद्र सरकार में ही समीर जी कहा जाता है कि अकेले रेलवे में ही जो है 8.5 लाख से ज्यादा सिर्फ ग्रुप डी की नौकरियां जो पद खाली हैं, सिर्फ ग्रुप डी के 8.5 लाख से ज्यादा। तो ये आप समझ सकते हैं किस तरीके से ये बीजेपी जो है बैक फुट पर नजर आ रही है। जी बिल्कुल, तो ये इसको लेकर लेकिन महत्वपूर्ण घोषणा है। और अब देखना यह है कि इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं उनकी जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें और कौन सी घोषणाएं की जाएंगी। लेकिन नौकरी और रोजगार के फ्रंट पर जो घोषणाएं हो रही हैं उसको लेकर एनडीए में खलबली है, क्योंकि एनडीए के पास ऐसी कोई योजना नहीं है। और अगर है भी तो ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर पिछले 20 साल में वो चीजें लागू क्यों नहीं की गई हैं बिहार पर। और यहां जो गठबंधन की बात चल रही है उसको लेकर आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी, उनका बयान आया है और वो कह रहे हैं कि आरजेडी में सीटों को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर कोई समस्या नहीं है, सारा कुछ हल हो चुका है, सब कुछ ठीक है और पूरे गठबंधन 243 सीटों पर एक साथ चुनाव लड़ रहा है। सुनते हैं मृत्युंजय तिवारी ने कहा क्या है। गठबंधन है, इनको वोट नहीं मिलने जा रहा है। देखिए, एनडीए का गठबंधन निगेटिव डिफेक्टिव अलायंस है। ये क्या हमारे गठबंधन पर सवाल खड़े करेंगे? ये जनता का गठबंधन है, महागठबंधन। एनडीए अपनी डूबती नैया बचाए, यही बहुत है। एनडीए का सुफड़ा साफ होगा, आधे से अधिक सीटों पर तो जमानत एनडीए नहीं बचा पाएगी, ये ज्ञान देंगे। इन्होंने काम क्या किया, अपनी उपलब्धि बताएं 20 वर्षों की।
यहाँ शासन में है, दिल्ली में शासन में है, बिहार को कुछ दिया नहीं, और महागठबंधन की चिंता छोड़े, अपने एनडीए की डूबती नैया बचा ले, यही बहुत है। कल तो नीतीश कुमार एकदम मैदान में कूद गए और उन्होंने कहा जो काम गिनाए अपने साथ में वो माला पहना रहे थे। वो एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें संजय झा उनको रोक रहे थे, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की जो स्थिति है, वो तो लगातार से तेजस्वी यादव जी सवाल खड़े कर रहे हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी अचेतावस्था में हैं, और किसने उनका ये हाल किया, किसने कौन सा खाद्य पदार्थ खिलाया, ये तो जनता जानना चाहती है। कल मंच पर भी आदरणीय नीतीश कुमार जी अपने उम्मीदवार का भी नाम नहीं ले पा रहे थे, और जिस तरह से माला पहनाने से रोका जा रहा था, और कई सार्वजनिक मंचों पर आदरणीय नीतीश कुमार जी की जो अजीबो गरीब हरकतें आती हैं, तो ये बता रहा है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी अब उस लायक नहीं हैं। हम तो चाहते हैं कि नीतीश जी स्वस्थ हों, दीर्घायु हों, लेकिन 14 करोड़ बिहार की जनता का भविष्य का सवाल है। प्रदेश के मुखिया का ये हाल देख करके बिहार की जनता भी चिंतित है। अब बिहार में नई सरकार बनेगी श्री तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व। महागठबंधन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है। अभी तेजस्वी यादव अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बात चल रही है कि लगभग सब कुछ ठीक हो गया है, एक आध सीटों को छोड़ करके उम्मीदवार जो है वो वापस लिए जाएंगे। तो एक आध सीट क्यों? फ्रेंडली फाइट नाम की जगह होती है कि जहाँ पे दो धुर हो, एक तरफ एनडीए एक तरफ इंडिया, तो फ्रेंडली फाइट। देखिए, महागठबंधन में कुछ गड़बड़ है ही नहीं, था ही नहीं, रहेगा ही नहीं, तो फिर ये बातें तो हमारे विरोधी कह रहे हैं। वहां देखिए, एनडीए में भी बहुत जगहों पर निर्दलीय उम्मीदवार अभी भी डटे हुए हैं बागी बन करके। तो एनडीए वाले किस मुंह से महागठबंधन की ओर बोल रहे हैं? हमारा तो सब ऑल इज वेल है, सीट बंटवारा हो चुका है। कुछ सीटों पर जहां जहां ऐसे नौबत आई है, वहां भी सब ठीक कर लिया जाएगा। आपके नेता मैदान में क्यों नहीं कूदे हैं? चाहे वो राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, या तमाम जो कांग्रेस। तो इंडिया गठबंधन में ऑल इज वेल है, लेकिन नीतीश कुमार पर जिस तरह से सवाल उठा रहे हैं और बीजेपी पर आरोप एक तरीके से लगा रहे हैं, और ये बहुत गंभीर आरोप है। दूसरा गंभीर आरोप ये लगाया है कि उनको क्या खाने में दिया गया है जिसकी वजह से नीतीश कुमार की ये हालत हो गई है। और समीर जी, देखा जा सकता है, मतलब स्थिति ये आ गई है कि संजय झा हाथ रोक रहे हैं नीतीश कुमार का, सार्वजनिक तौर पर मंच पर खड़े होकर कि माला गले में नहीं, हाथ पर डालिया। नीतीश कुमार कहाँ माला डालने, कहाँ नहीं डालने, नीतीश कुमार का अपना वो है। ये विजुअल्स ये कल के जिसका जिक्र कर रहे थे मृत्युंजय, इसको हम वॉइस में भी सुनेंगे समीर जी, दोनों चीजें। ये देखिए, ये जो है ये और इसको हाथ से रोकते हुए दिखाई पड़ेंगे आपको। देखिए संजय झा, और फिर वो नीतीश कुमार कहने की तो गजबे आदमी है भाई, हैं? ये देखिए, ये है, ये विजुअल है। इसी विजुअल को लेकर मृत्युंजय तिवारी जो है कह रहे थे कि नीतीश कुमार को क्या खिलाया गया है। हाँ। ये है सभी बिल्कुल कि अचेत अवस्था में है और कैसे। लेकिन दूसरी ओर अमलेंदु जी, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने पर एनडीए गठबंधन भी दो फाड़ हो गया है। हाँ, अब जो घटक दल है वो एकजुट होकर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना रहे हैं, और बीजेपी उससे अपने को बिल्कुल पीछे खींचे हुए है। हाँ बिल्कुल, बीजेपी एकदम उससे पीछे खींचे हुए। बीजेपी के अलावा एनडीए के सारे घटक दल, यहाँ तक कि चिराग पासवान भी माफी मांग चुके नीतीश कुमार से, और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है, घोषणा कर चुके। लेकिन अमित शाह कह रहे हैं कि विधायक दल बाद में तय करेगा कौन मुख्यमंत्री बनेगा, मैं कैसे तय कर दूं। तो इसका मतलब बीजेपी के खिलाफ एक मोर्चा एनडीए के अंदर बन चुका है। और इधर नीतीश कुमार को लेकर जिस तरीके से सार्वजनिक तौर पर संजय झा रोक रहे हैं, ये इसी को लेकर मृत्युंजय तिवारी सवाल उठा रहे हैं कि भाई आखिर ऐसी स्थिति कैसे आ गई कि संजय झा जो है वो नीतीश कुमार को मंच पर इस तरीके से रोक रहे हैं। ये बड़ा सवाल। और जेडीयू के नेता ही कई बार कह चुके हैं कि संजय झा बीजेपी के ही व्यक्ति हैं, और जेडीयू में लाए ही इसीलिए गए हैं ताकि जेडीयू में बीजेपी की चीजें चल सके और बीजेपी का एजेंडा चल सके, और नीतीश कुमार भी बीजेपी के हिसाब से काम कर सके। अब ये आरोप है, लेकिन ये आरोप नीतीश कुमार की पार्टी के लोग भी लगाते रहे हैं, लगातार विपक्ष तो लगा ही रहा है। तो एक गंभीर मुद्दा है कि किस तरीके से नीतीश कुमार को लेकर जो बातें हो रही हैं, चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन
एनडीए का जो एक बड़ा घटक दल है वो नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाने पर अड़ा है। और ये विपक्ष की ओर से कहा भी जा रहा है कि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी तय कर चुकी है कि वो मुख्यमंत्री उनको नहीं बनाएगी, चाहे एनडीए चुनाव जीते और चाहे न जीतने पर तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन एनडीए के जो दूसरे घटक दल हैं वो एक अलग रणनीति बना रहे हैं। इसका मतलब अमलेंदु जी, चुनाव के बाद अभी और भी ज्यादा रोचक राजनीतिक परिस्थितियां देखने को मिलेंगी। बिल्कुल समीर जी, असली खेल तो चुनाव के बाद शुरू होगा। चुनाव से पहले तो जो खेल है वो तो है ही, लेकिन चुनाव के बाद असली खेल शुरू होगा, ये साफ तौर पर देखने में आएगा। लेकिन तेजस्वी ने आज जिस घोषणा की उसकी पर अब नित्यानंद राय जो केंद्रीय मंत्री हैं उनकी भी प्रतिक्रिया आ गई है। वो भी काफी ज्यादा बेचैन दिखाई पड़ रहे हैं तेजस्वी की इस घोषणा पर, और क्या कहते हैं उसको हम लोग सुन सकते हैं समीर जी। तो सुनते हैं नित्यानंद राय को, जो घोषणाएं आज की है तेजस्वी यादव ने नौकरी को लेकर, रोजगार को लेकर, जीविका दीदियों के स्थायी सरकारी कर्मचारी बनाने को लेकर, उस पर क्या कहा है नित्यानंद राय ने। नौकर का दर्जा देंगे, 30,000 का महीना देंगे, 5 लाख का इंश्योरेंस देंगे, एक के बाद एक घोषणाओं की वो झड़ी लगा रहे हैं। वो जो भी घोषणा करते हैं उसमें कोई दम नहीं है, भ्रम फैलाने के लिए है, झूठ बोलने के लिए है। आज जीविका दीदी के जीवन में और उनके परिवार में जो खुशियां आई है वह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कारण, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कारण, और आज जीविका दीदी के लिए जितना भारत सरकार और बिहार सरकार की है, 15 वर्षों के शासन काल में जो राजद कांग्रेस कम्युनिस्ट का राज रहा है उसमें जीविका दीदी पर क्या किसी पे नहीं सोचा गया। तो जो कभी सोचा ही नहीं है वह आगे क्या कर सकता है। भ्रम फैलाने की बात है, सफेद झूठ बोल रहे हैं। जीविका दीदी मोदी नीतीश के साथ है, एनडीए के साथ है। आखिरी सवाल दीपांकर, तो जी इस घोषणा को लेकर बीजेपी किस कदर परेशान है वो साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। परेशान इसलिए भी है क्योंकि ये सवाल ऐसा है जो युवा और बेरोजगार लगातार बीजेपी से और नीतीश कुमार से ये पूछ रहा है कि उन्होंने अब तक क्या किया है। 11 साल से केंद्र सरकार ने और 20 साल से नीतीश कुमार ने यहां पर बिहार में, और लेकिन इस पर जो घोषणा की है तेजस्वी यादव ने और इंडिया गठबंधन जिस तरीके से रोजगार के फ्रंट पर, नौकरी के फ्रंट पर एक महत्वपूर्ण चुनावी मुद्दा उसको बनाकर चल रहा है, वो बीजेपी को परेशान किए हुए है और वो परेशानी लगातार दिखाई पड़ रही है। चाहे सम्राट चौधरी के बयान जो अभी हमने सुना और या फिर नित्यानंद राय का ये बयान, एक केंद्र में मंत्री हैं और एक राज्य में मंत्री हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक केंद्रीय मंत्री है, एक राज्य में मंत्री है। दोनों मंत्रियों के घबराहट भरे बयान जो है वो साफ देखे जा सकते हैं और ये साफ समझा जा सकता है कि तेजस्वी की आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने बीजेपी में और एनडीए में अंदर तक खलबली मचा दी है और समझ में नहीं आ रहा है कि क्या इसका जवाब दिया जाए। अब बता रहे हैं कि मोदी जी ने ऐसा किया जीविका दीदियों के लिए और नीतीश कुमार जी ने ऐसा किया जीविका दीदियों के लिए। अरे जो किया जीविका दीदियों के लिए, लेकिन जो तेजस्वी कह रहे हैं ये करेंगे जीविका दीदियों के लिए, आपके पास इसकी क्या काट है? ये बताइए ना, आपके पास ये काट है? उनको क्यों नहीं स्थायी किया इतने दिन से? अगर वो काम कर रही हैं, इतने दिन से वो काम कर रही हैं, केवल 10,000 रुपए, और उसमें भी आप हर काम में उनको लगा देते हैं। यहाँ तक कि अभी जो हुआ था SIR उसमें भी आपने लगा दिया, सबको लगा दिया। तो ये सवाल ये है कि इनका आप इतना आर्थिक शोषण जो करते हैं तो वो क्यों किया जा रहा है? आपकी 20 साल से सरकार है और 10 साल से आप इस तरीके से आर्थिक शोषण कर रहे हैं और इसको स्वीकार कर रहे हैं एक तरीके से देखा जाए। तो अब तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं, तो क्या बीजेपी ये घोषणा कर सकती है कि वो जीविका दीदियों को स्थायी करेगी और 35,000 रुपया देगी तनख्वाह, सरकारी नौकरी देगी? क्या है ये हिम्मत बीजेपी में घोषणा करने की? क्या ये हिम्मत है नीतीश कुमार में घोषणा करने की? तो आपकी काट जो है तेजस्वी यादव के इसके घोषणा की तभी हो सकती है जब आप उससे बड़ी कोई घोषणा करें। जी बिल्कुल, जन कल्याण की जो योजनाएं हैं, घोषणाएं हैं, आप उनसे बढ़कर करें तो फिर ठीक है, आप उस पर सवाल उठाएंगे, क्योंकि ये तो अब तय होगा जब वो चुनाव जीतने के बाद उसको न लागू करें। और ये आरोप बीजेपी पर या फिर चाहे वो एनडीए सरकार हो, न केवल केंद्र की बल्कि तमाम राज्यों की भी तमाम घोषणाएं ऐसी हैं जिन पर अमल नहीं किया गया है। ये आरोप लगातार लगते रहे हैं, नीतीश कुमार पर भी लगे हैं और केंद्र सरकार पर भी। चुनाव से पहले ही हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी दी जाएगी, ये चीजें, बहुत सारी योजनाएं जिनका कई बार मीम भी बनता रहता है, खासतौर पर प्रधानमंत्री के अपनी घोषणाएं, उन पर भी कोई अमल नहीं हुआ और उसको लेकर अब मजाक भी उड़ाया जाता है। तो अब सवाल यह है कि जब सरकार बनने पर तेजस्वी यादव या इंडिया गठबंधन भी उसको नहीं लागू करेगा तब तो सवाल बनता है, लेकिन आप पहले से ही अगर उस पर सवाल उठाएंगे तो निश्चित तौर पर सवाल आप ही के ऊपर जाएगा कि आपने क्या किया है। बिल्कुल बिल्कुल, सवाल आप ही के ऊपर जाएगा और जा ही रहा है,
कि भाई जब आप तेजस्वी के बयान की काट कर रहे हैं तो सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि आपने अब तक क्या किया था जी। आप तेजस्वी का कह रहे हैं कि ये नहीं कर पाएंगे, बहुत अच्छी बात है नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब आप भी नहीं कर पाएंगे, ये स्वीकार कर रहे हैं। तेजस्वी कर पाए ना कर पाए वो कल को देखा जाएगा। यानी जीविका दीदियां वो 10,000 रुपए पर ऐसे आप उनसे 50 काम लेते रहिए, वो करती रहेंगी। तो आप तो इसको मतलब यथास्थिति को बनाए रखना चाहते हैं, आप ये कहना चाहते हैं कि 10,000 से ज्यादा नहीं दिया सकता। तो अगर आपके पास तेजस्वी की इस बात का कोई काट होती तो आप कहते कि यार तेजस्वी तो 30,000 की बात कर रहे हैं, हम तो 40,000 देंगे। लेकिन आप कह रहे हैं कि हमने इतना किया जीविका दीदियों के लिए, यानी आप 10,000 को भी बहुत मान रहे हैं कि आपने बहुत कुछ किया। तो इसी तरीके की प्रतिक्रियाएं जो है वो बीजेपी की आ रही है, उनके अंदर खलबली मचा रही है। लेकिन समीर जी, इस बीच एक और बड़ी घटना हुई है, और बड़ी घटना ये हुई है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो मोदी जी के माय डियर फ्रेंड हैं, उन्होंने व्हाइट हाउस में दीपावली मनाई और मोदी जी को कॉल किया दीपावली की विश करने के लिए। मोदी जी ने बताया कि उनको ट्रंप का फोन आया था, तो मोदी जी ने स्वीकार कर लिया कि ट्रंप से बात हुई। लेकिन मोदी जी ने यह कभी नहीं बताया कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो ट्रंप कह रहे हैं वो झूठ कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। दीपावली पर फोन आया तो आपने बता दिया कि देश से कि आपकी ट्रंप से बातचीत हुई, रूस से तेल खरीदने कह रहे हैं, इस पर भी आपने नहीं बताया। इसको लेकर जयराम रमेश ने सवाल उठाया, ये कहा है कि इसका मतलब मोदी जी ने ये तो स्वीकार कर लिया कि ट्रंप से बात हुई है, तो अब ये भी स्वीकार कर लो कि ट्रंप से क्या क्या बातें हुई है। दीपावली के अलावा भी बता दो कि रूस से तेल नहीं खरीदोगे, ये भी तुमने कहा, चूंकि ट्रंप तो कर चुके दावा। और ट्रंप ये भी कह चुके, जब उनसे पूछा गया कि भारत के विदेश मंत्रालय ने इसका खंडन किया है, तो कहा कि अगर मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ऐसा कहा है, अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो फिर वो और तगड़े टैरिफ के लिए तैयार रहे, ये भी कह दिया। और उनका कि मुझसे तो मोदी ने ऐसा कहा था, इसका खंडन क्यों नहीं आया मोदी जी की तरफ से, इसको लेकर जयराम रमेश ने सवाल उठाए हैं। जी बिल्कुल, तो जयराम रमेश ने ट्वीट भी किया है और उन्होंने एक बयान भी दिया है कि जो बातें हुई हैं उस पर क्यों नहीं चर्चा करते हैं। और ये ट्वीट जयराम रमेश का हम लोग देख सकते हैं, और कि उन्होंने लिखा क्या है, और लिख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री ने आखिरकार सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार किया है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने उन्हें फोन किया था और दोनों के बीच बातचीत हुई थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने सिर्फ इतना बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने उन्हें दिवाली की शुभकामनाएं दी। जहां प्रधानमंत्री मोदी बातों को छुपा जाते हैं, वहीं राष्ट्रपति ट्रंप उन्हें उजागर कर देते हैं। अपनी ओर से अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि दिवाली की शुभकामनाओं के अलावा उन्होंने रूस से भारत के तेल आयात के बारे में भी बात की और उन्हें यह आश्वासन दिया गया कि ये आयात बंद कर दिए जाएंगे। पिछले 6 दिनों में यह चौथी बार है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत की नीति की घोषणा की है। इससे पहले भी राष्ट्रपति ट्रंप ने 10 मई की शाम को ऑपरेशन सिंदूर को रोकने की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी से पहले कर दी थी। अब इस पर जो खामोशी प्रधानमंत्री की रहती है, जयराम रमेश को सुन भी सकते हैं हम लोग, उन्होंने कहा क्या है, लेकिन जो प्रधानमंत्री की खामोशी होती है और ये सवाल कि भारत की नीतियों की घोषणा, भारत के फैसलों की घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करते हैं, आखिर ये अधिकार किसने उनको दिया है। और ऐसा नहीं कि वो हवा में करते हैं, वो चीजें सीधे दिखाई पड़ती हैं, चाहे ऑपरेशन सिंदूर का मामला हो या फिर अभी जो चल रहा है। अब ये देखना है कि भारत इस पर तैयार होता है कि नहीं होता है, लेकिन अगर हो गया तो फिर ये साफ साबित हो जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आकर कर रहे हैं। नहीं है तो डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस पर उनको सतर्क करना चाहिए, चेतावनी देनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। सुनते हैं एक बार जयराम रमेश क्या कह रहे हैं। ये बात सही है कि आज प्रधानमंत्री ने आखिरकार स्वीकारा है कि राष्ट्रपति ट्रंप से उनकी बात हुई थी, पर सिर्फ यही कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने उनको दिवाली के पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं दी, बस उतना ही कहा। पर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी छिपाते हैं, वही खुलासा राष्ट्रपति ट्रंप करते हैं। 10 मई को पहली बार जानकारी हमें मिली कि ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया गया है। कहां से आया वो जानकारी? हमें वॉशिंगटन से मिली 5:30 बजे शाम को, आपको याद होगा 10 मई को। तो पहली खबर हमें वॉशिंगटन से मिलती है, प्रधानमंत्री के मुंह से हम सुनते नहीं हैं, राष्ट्रपति ट्रंप और उनके ट्वीट से हम सुनते हैं, पढ़ते हैं। अभी देखिए आज क्या हुआ। आज प्रधानमंत्री ने कहा है कि मेरी बात हुई राष्ट्रपति ट्रंप से, आखिरकार स्वीकारा है ना कि फोन पर बात हुई है। पर राष्ट्रपति ट्रंप ने पिछले 6 दिन में 4 बार वीडियो पर कहा है कि मेरी बात हुई नरेंद्र मोदी जी से, वो मेरे दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, और मैंने उनसे जो भारत
तेल खरीद रहा है रूस से, उसके बारे में मैंने उनसे बात की और मुझे आश्वासन दिया गया कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। उस पर प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। तो जहां प्रधानमंत्री छुपाते हैं वहीं राष्ट्रपति ट्रंप उसका खुलासा करते हैं। तो असलियत निकल गई है ना, तो बात हुई है। पहले कह रहे थे बात नहीं हुई है, बात नहीं हुई है, अब तो स्वीकार करना पड़ा कि बात हुई है। और 4 बार पिछले 6 दिन में और कल ही पत्रकारों से वो बात कर रहे थे व्हाइट हाउस में, उन्होंने कहा मेरी बात हुई, मैंने उनको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं दी और रूस से जो खरीद रहे हैं तेल उसके बारे में मैंने चर्चा की और मुझे कहा गया कि हम नहीं खरीदेंगे। तो ये क्या हो रहा है? ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पहली जानकारी हमें राष्ट्रपति ट्रंप से मिलती है। रूस से तेल खरीदने की जो अभी रुकावट की संकेत आ रहे हैं उसकी जानकारी हमें राष्ट्रपति ट्रंप से मिल रहा है। प्रधानमंत्री क्या छुपा रहे हैं? किस दबाव में है? क्यों इतने डरे हुए हैं? दुनिया भर की बातें करते हैं, विपक्ष के नेताओं को बदनाम करते हैं, बार बार कहते रहते हैं, प्रवचन देते रहते हैं सभी विषयों पर इस बार जो 52 बारी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि मेरी मध्यस्थता के कारण ऑपरेशन सिंदूर रोका गया और मैंने ट्रेड और टैरिफ की धमकी दी। और अभी रूस के तेल के बारे में जैसा कि मैंने कहा पिछले 6 दिन में 4 बार उन्होंने खुलासा किया। तो कूटनीति हमारी कहां है? प्रधानमंत्री चुप क्यों है? क्यों डरे हुए हैं? किसके दबाव में है? क्यों दबाव में है? क्यों परेशान है? विपक्ष की पार्टियों से बात नहीं करते हैं, संसद को वो विश्वास में नहीं लेते हैं, सर्वदलीय बैठक में नहीं आते हैं, सर्वदलीय बैठक बुलाई नहीं जाती। और जो ट्रेड समझौता की बार बार जिक्र किया जाता है वो क्या है? कब होगा? क्या छूट हम देने वाले हैं? हमें क्या मिलने वाला है? तो ये हाउडी मोदी नमस्ते ट्रंप पूरा बिगड़ गया है। बिल्कुल साफ हो गया है कि दोस्त न रहा। तो ये बड़े आरोप लगा रहे हैं और आरोप ये है कि वो स्पष्ट दिखाई पड़ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि भारत तैयार हो गया है, रूस से वो तेल नहीं खरीदेगा, लेकिन प्रधानमंत्री उस पर खामोश है। पर दिवाली की बधाई जब दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप तो उसका जिक्र वो तुरंत उनको थैंक्स कह रहे हैं। अब ये सवाल ये कि जब और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम रूस से तेल पर भी बात कर रहे हैं, हाँ, लेकिन वो नहीं कह रहे हैं। दीपावली की उसके के साथ शुभकामनाओं के साथ साथ ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि मैंने उनको दीपावली शुभकामनाएं दी और ये भी कहा और उन्होंने वायदा किया मुझसे कि रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। तो ये इसको बचा गए मोदी जी। ये स्वीकार कर लिया कि ट्रंप से बातचीत थी, तो ट्रंप से अगर बातचीत थी तो ये कहो या तो ट्रंप ने ये गलत ट्वीट किया है, गलत कहा है ट्रंप ने, मेरी कोई बातचीत नहीं हुई। लेकिन जब आप स्वीकार कर रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो लोचा है जिसको मोदी जी छिपा रहे हैं। जी बिल्कुल, यही कह रहे हैं कि आखिर ये सब चीजें किस दबाव में, किस डर की वजह से वो नहीं बोल पा रहे हैं और कौन सा ऐसा समझौता करने जा रहे हैं जो भारत के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। अब देखना होगा, लेकिन ये सवाल तो अपने आप में बहुत गंभीर है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप भारत के फैसलों की, भारत की नीतियों की जानकारी क्यों दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, उनको किसने ये अधिकार दिया हुआ है। और रूस से तेल नहीं खरीदेगा भारत, ये दावा वो बार बार कैसे कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने उनको ऐसा आश्वासन दिया हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री से पूछा तो जाएगा ही कि आखिर आपने आश्वासन दिया है या नहीं दिया है, लेकिन जवाब नहीं है। बहरहाल इधर जिस तरीके से अब इंडिया गठबंधन के चुनावी वादे सामने आ रहे हैं, बीजेपी उससे परेशान दिखाई पड़ रही है, उसके बयानों में वो सारी चीज़ें साफ नजर आ रही हैं। लेकिन बीजेपी के पास उस तरह की जन कल्याणकारी योजनाओं का कोई नक्शा, कोई रोड मैप नहीं है, क्योंकि वो उसके विकल्प के तौर पर अपनी घोषणाएं नहीं कर पा रही। उसके पास घोषणाओं के लिए रेवड़ियां बांटने के अलावा ऐसा लगता है कि और कुछ नहीं है। अब देखते हैं ये इस तरह की जो चुनावी रणनीतियां हैं, इनका चुनावी नतीजों पर क्या असर होगा या और किस तरीके से अभी ये चुनाव अभियान आगे और कैसे बढ़ता है, इन सब पर रहेगी हमारी नज़र। और कल इंडिया गठबंधन
कि जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें और किन घोषणाओं की जानकारी दी जाती है, ये सब पर हमारी नज़र रहेगी। आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ ताज़ा तरीन खबरों के लिए, विश्लेषण के लिए, ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।